कल हमने संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया था और संविधान सभा का अध्ययन करते वक्त हम प्रारूप समिति तक हमारी क्लास को फिनिश किया था। आज हम प्रारूप समिति से आगे अध्ययन करेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसके कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में हम आज इस क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो लीजिएगा, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति गठन। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो गठन की तारीख है 29 अगस्त 1947। अगर बात करें कि प्रारूप समिति की सदस्य संख्या, तो ध्यान रखिएगा, सदस्य संख्या बराबर 7, यानी कि इनके सदस्यों की संख्या 7 थी। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी प्रारूप समिति का। अब देखिएगा इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष प्रारूप समिति के बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यद्यपि प्रारूप बनाने का काम बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, जो हम पिछली क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी माना जाता है। उन्होंने इस प्रारूप बनाया था, इस समिति का ड्राफ्ट तैयार किया था और इस ड्राफ्ट का जो अध्यक्ष इस बार बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अब इनके हम सदस्यों की बात करें तो 1 नंबर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। बाकी अगर बात करें सदस्यों की, अन्य सदस्यों की बात करें तो के.एम. मुंशी, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी प्रारूप समिति में, या यूं कह दीजिएगा संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेसी थे। एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। दूसरे सैयद मोहम्मद शादुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। उसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, तीसरे इसके सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर। उसके बाद में इसके सदस्य बनाए गए डी.पी. खेतान को, और फिर इसके सदस्य बने थे बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये तो थे प्रारूप समिति के सदस्य, अध्यक्ष सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष भी थे। सदस्यों में बात करें तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान और बी.एल. मित्र। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सदस्य थे डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु हो जाने पर, तो डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर
टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। जो जयपुर से बिलोंग करते हैं उनको प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। किनकी मृत्यु होने पर? डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर टी कृष्णामाचारी को डीपी खेतान की जगह प्रारूप समिति का ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य बनाया गया था। जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से, ध्यान रखिएगा, राजस्थान से। उसके बाद बीएल मित्र ने ड्राफ्ट कमेटी, ये जो प्रारूप समिति थी, इनसे त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद में इनकी जगह बीएल मित्र की जगह त्यागपत्र देने के बाद में, देखिएगा मित्र इस प्रकार भी लिखा जाता है, और अगर हम मित्र को मित्र लिखें तो भी सही होगा, क्योंकि ये उनकी जाति से संबंधित है। बीएल मित्र, इनके त्यागपत्र देने पर एन माधव राय को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो एक बार फिर इस पर नज़र दौड़ाते हैं हम, सरसरी नज़र से देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य आपको अच्छे से याद करना होगा। अच्छा प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और सदस्यों की बात करें तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और ये प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, और इनकी मृत्यु हो जाने पर टी कृष्णामाचारी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से। बीएल मित्र, और बीएल मित्र के त्यागपत्र देने के बाद में एन माधव राय को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, 10 सेकंड का समय है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, ये अय्यर है, और एन गोपाल स्वामी अयंगर। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप सही कर लेना अपने नोटबुक में। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हम सभी जानते हैं ये अंतिम भारतीय वायसराय था जो भारत आया था मार्च 1947 में। और मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम भारतीय वायसराय बनकर भारत आया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम भारतीय वायसराय बनकर के भारत आता है। और आप सब जानते हैं इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे। तो इनकी जो योजना थी उस योजना का नाम था 3 जून योजना, या इसको 3 जून योजना, जो कि 3 जून 1947 को लागू की गई थी। तो माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अस्तित्व में आई। और इसी योजना के आधार पर, इसी योजना 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना या मनबांटन योजना, इसी योजना का नाम है। माउंटबेटन योजना भी कह सकते हैं इसको, 3 जून की योजना भी कह सकते हैं और मनबांटन योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का मन बांट दिया गया, तो मनबांटन योजना भी इसको कहते हैं। इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन किया गया था। यहाँ नेक्स्ट लाइन होगी, मनबांटन योजना के आधार पर भारत व पाकिस्तान मनबांटन योजना के आधार पर भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व में आना। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे, ये हम संविधान सभा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब आपको बात ध्यान रखने योग्य यह है कि कल जो हमने पढ़ी थी कैबिनेट योजना, और कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या आई थी 389 सदस्य आए थे। अब कैसे आए? क्योंकि प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अपना प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में चुनकर भेजा जाना तय हुआ था। इस प्रकार जो सदस्यों की संख्या आई वो 389 थी। अब देखिएगा, वो तो अविभाजित भारत की थी। अब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार उन 389 सदस्यों से घट करके सदस्यों की संख्या भी चेंज हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घट करके 324 हो गई। कितनी हो गई? 324। पहले कितनी थी? 389। वो 389 किस योजना के आधार पर थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ध्यान रखिएगा, 389 से घट करके 324 कब हुई? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हो गई थी। अब इन 324 में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने आने थे, देशी रियासतों से कितने आने थे? तो देखिएगा, इन 324 में से 235 सदस्य संविधान सभा में जो आने थे वो ब्रिटिश प्रांत से आने थे, यानी कि अंग्रेज भारत से आने थे। 235 सदस्य ब्रिटिश भारत से। अच्छा, आप बताइएगा कि 389 जो सदस्य थे उनमें से ब्रिटिश भारत से कितने आने थे? यह आपके लिए प्रश्न है, आप बताइए जरा। और इसमें से 89 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। 89 सदस्य देशी रियासतों से। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घट करके 324 रह गई थी। इनमें से 235 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे, 89 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। अब बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार टोटल कितने सदस्य थे? 389। उनमें से ब्रिटिश भारत से कितने आने थे?
296 में से ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से कितने आने थे? 4 सदस्य। अब वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर यानी कि अजमेर मेरवाड़ा जो कहाँ था? राजस्थान में। कुर्ग जो कर्नाटक में था। दिल्ली और बलूचिस्तान। इसको आप फटाफट नोट करें। इसके बाद में हम जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के बाद में फिर से इन 324 जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर सदस्यों की संख्या आई है, इन सदस्यों की संख्या में फिर से परिवर्तन होगा और फिर वे कितनी सदस्य संख्या रहेगी इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद संविधान के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में अति उपयोगी साबित होते हैं, चाहे हमारे एकेडमिक क्लास हो या एकेडमिक एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसको आप अपने नोट करिएगा टेक्स्ट बुक में और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आपने कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसी में ही हम संविधान सभा ही पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया, यानी कि फिर से इसका गठन किया गया था, को पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया और अब पुनर्गठित करने के बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अब 324 से और घट गई और घट करके 299 रह गई। तो पुनर्गठित करने पर अब देखिएगा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यहाँ रह गई। पुनर्गठित संविधान सभा है ये। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निश्चित की गई। ध्यान रखिएगा, हमने कैबिनेट मिशन योजना पढ़ी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना में अलग सदस्यों की संख्या है और जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए, बाकी 6 सदस्य भारत में रहे, तो पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 आई। अब इन 299 में से ब्रिटिश भारत से कितने और देशी रियासतों से कितने थे? तो ध्यान रखिएगा इन 299 में से, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पुनर्गठित संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए और 70 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। तो यहाँ लिखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा पुनर्गठित संविधान सभा में संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 229 सदस्य 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए। कहाँ से आए? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत
भारत से आए, तथा ध्यान रखिएगा 70 सदस्य इसमें अब देशी रियासतों से। कहाँ से? देशी रियासतों से, देशी रियासतों से सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए। अब हम तीनों जो सदस्य संख्या का हमने फॉर्मेट बताया, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने सदस्य आए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार कितने सदस्य आए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारी जो संविधान सभा थी उसको पुनर्गठित किया गया, उसमें कितने सदस्य थे, उनको हम तीनों को एक साथ लिखेंगे और आपको इसमें याद करने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिएगा, हम इनको थोड़ा अलग पेन से यूज करके लिख रहे हैं और आप भी अपनी कॉपी में नोट करिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्यों की संख्या है, ये फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, याद कम रहते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के सदस्य। देखिएगा, इसमें जो प्रश्न पड़ेगा वो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की या संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यहाँ रहेगी, बताइए जरा कितनी रहेगी? शाबाश, 389 रहेगी। 389 सदस्य होंगे। इन 389 में से ही ब्रिटिश भारत से कितने आएंगे? ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत से आएंगे 296 सदस्य प्लस 04। अब ये 04 क्या है? अब प्लस नहीं है, 200 यहाँ पर होगा 292 सदस्य प्लस 04, 292 तो प्योर ब्रिटिश भारत से आएंगे और 4 सदस्य आएंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। अब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं जो अभी मैंने बताया, इसका जिक्र किया, बताइए जरा। पहला राजस्थान में है जो कौन सा होगा? अजमेर। उसके बाद में दिल्ली, फिर कुर्ग जो कहाँ है? कर्नाटक में, और फिर बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। ये वाले सदस्य होंगे। अब आप बताइए उसके बाद में देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? देशी रियासतों से, तो इसमें जो देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या होगी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार वो होगी 93 सदस्य होंगे। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें जो हमने अभी इसका जिक्र किया, दूसरा माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? माउंटबेटन योजना के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या लिख रहा हूं मैं, और वो थी 324। अब इन 324 में से ब्रिटिश भारत से कितने थे? ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत, तथा देशी रियासत, बताइए। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। तो ब्रिटिश भारत से इनके सदस्यों की संख्या थी 235 और देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या थी 89। बताइए किस योजना के आधार पर? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर थी। और तीसरा आप ये लिख लीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान सभा को जो पुनर्गठित किया गया था तब सदस्यों की संख्या 299 थी, और इन 299 में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए और 70 सदस्य देशी रियासतों से आए। इस प्रकार ये फिगर्स आप याद कर लीजिएगा और इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट करें। मैं और या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बैठ करके
आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिखिएगा या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। इसी में ही ये सदस्यों की संख्या है, जो ज़्यादा फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, विद्यार्थी को याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ में लिखवा दिया। आप अगर पढ़ेंगे तो आराम से ये याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, संविधान सभा पढ़ रहे थे तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। ये अंतिम बैठक है संविधान सभा की। इसके बाद में हमारा पूरा संविधान बन करके तैयार हो जाएगा। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ध्यान रखिएगा, जिसमें उस समय संविधान सभा के अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए 284 सदस्य आए थे। 284 सदस्यों ने 284, जिसमें 284 सदस्य 284 यहाँ लिख लीजिएगा, जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284। या आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को हुई थी तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों प्रतिलिपियां, तीनों अलग अलग लैंग्वेज में थी, संविधान की तीनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो ये है कि संविधान सभा का काम पूरा हो गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हो गई थी और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ इस संविधान का काम पूरा हो गया था। अब संविधान सभा का कोई काम नहीं रहा, इसलिए 24 जनवरी को ही क्या कर दिया? 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को भंग कर दिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, विघटन कर दिया इसका। यह संविधान सभा को भंग कर इसे अंतरिम संसद के रूप में काम में लिया गया। यानी कि जो संविधान सभा थी उसको तो भंग कर दिया और संविधान सभा के सदस्य थे। अब उस संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करने का काम तो पूरा हो चुका था, अब इनका काम संसद के रूप में काम करना था।
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को तो भंग कर दिया। देखिए संविधान भंग नहीं है, संविधान सभा है। संविधान सभा को भंग कर अंतरिम इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में कार्य शुरू किया। कार्य शुरू किया गया था। अब देखिएगा संविधान सभा का काम संविधान निर्माण करना नहीं था, संविधान पूरा हो चुका था कब? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जैसे ही अंतिम बैठक हुई तो संविधान सभा को पूरी तरह से भंग कर दिया गया, उनका काम अब समाप्त हो चुका था। तो संविधान अब आगे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब संविधान सभा को ही संसद मान लिया गया और संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया 24 जनवरी से। अब देखिएगा, अब संविधान सभा अगर संसद के रूप में काम कर रही है तो इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा संचालन करने के लिए। तो आपने नाम सुना होगा जीवी मावलंकर का, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर साहब को अंतरिम संसद का अध्यक्ष बनाया गया। जीवी मावलंकर को अंतरिम संसद का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही है। तो ये कितने समय के लिए काम करेगी? जब तक कि हमारी संसद का गठन नहीं हो जाता, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक ये काम करेगी। तो देखिएगा, इनका जो अंतरिम संसद यानी कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी, वो 24 जनवरी 1950 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक इसका कार्य होगा। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में वो काम करेगी। कौन? संविधान सभा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 से लेकर 50 से 17 अप्रैल यानी कि जब तक हमारी प्रथम संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। किसने? संविधान सभा ने। अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये बात यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, अंतिम बैठक में ही क्या जब हुई 24 जनवरी को, तो अंतिम बैठक में ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 24 जनवरी 1950 को इसी दिन संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी, इसी दिन को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब ध्यान रखिएगा, आपका एक प्रश्न है कि भारत गणतंत्र कब बना? भारत को भारत की शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कब बनी? क्या 24 जनवरी को बनी या फिर 26 जनवरी को? तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने चुन लिया, परंतु ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना पद ग्रहण 26 जनवरी 1950 को किया और तब से भारत में या तब से भारत गणतंत्र बना और भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। परंतु राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया और तब से भारत क्या बना? गणतंत्र बना। भारत की शासन व्यवस्था कैसी बनी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनी। और तब इसे लगातार हम 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं? आप सब भी जानते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इसी दिन पद ग्रहण किया था। इसी दिन को हम चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको आप नोट डाउन करिए। और इसके बाद हम संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उस महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से या फिर एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों के बारे में हम अब इस क्लास के लास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी में उतारिए और इसको रिवीजन करते रहिए जब तक कि स्कूलें पुनः संचालित या सुचारू रूप से संचालित नहीं हो जाती, तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। इसको आप उतारिए, मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं धीरे धीरे इसको साफ कर देता हूँ, जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे ही। अब हमारा नेक्स्ट इसी में ही है, संविधान सभा से संबंधित ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला देखिएगा, संविधान सभा में टोटल कुल बैठकों की बात करें तो 165 बैठकें हुई थी। संविधान, जब तक संविधान निर्माण होता रहा तब तक 165 बैठकें हुई। अगर कुल बैठकों की बात करें, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर, उनकी अगर बात करें तो उनको मिलाकर के 166 बैठकें हुई थी। लेकिन संविधान निर्माण 165 बैठकों में हुआ, इसके लिए 11 अधिवेशन हुए और संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का व्यय आया। ये सब बातें बस आपने ध्यान में रखने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लिखें तो पहला है संविधान का, देखिएगा जैसे हम प्रार्थना में हमारी जो प्रे होती हैं उसमें प्रश्न पूछते हैं, जीके के क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हैं। संविधान सभा का शिल्पकार बताओ किसे कहा जाता है? संविधान सभा का शिल्पकार। तो यहाँ नाम आएगा, बताओ किसका आएगा जी? कई बच्चों के मन में भीमराव अंबेडकर का आ रहा है, कई बच्चों के मन में BN राव का आ रहा है। बताओ कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बताओ BR अंबेडकर या BN राव? तो होगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा का शिल्पकार। देखिएगा, संविधान सभा शिल्पकार नहीं है, संविधान सभा का शिल्पकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे थे तो भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? जी जरूर बताएंगे।
का जनक व जननी एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो सकता है? जी हाँ, संविधान में ऐसा ही है। इसी ने संविधान बनवाया था। संविधान सभा का जनक व जननी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब थे। अंबेडकर। यहाँ से एक शब्द और भी आता है, आधुनिक भारत का मनु। बताओ, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु, तो आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये फैक्ट है कुछ, आप अच्छे से याद करिए इसको। अमूमन ऐसे प्रश्न हम प्रेयर में बोलते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता, यानी कि संविधान पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया? बताओ किसने किया? कौन होगा जो जिसने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए? जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करता, अंतिम हस्ताक्षर करता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे राजस्थान से, तो राजस्थानी रियासतों से, राजस्थानी रियासतों से राजस्थानी रियासतों से संविधान पर हस्ताक्षर करता बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता नहीं, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, मेहता साहब थे जो राजस्थान की रियासतों से संविधान सभा में गए, और राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि राजस्थान से टोटल कितनी रियासतें थी जो संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी रियासतों से संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर करता, संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर करता है, ये प्रथम हस्ताक्षर करता। राजस्थानी रियासतों की
संख्या कितनी थी जो अपने प्रतिनिधि कहाँ भेजे? संविधान सभा में भेजे। तो ऐसे रियासतों की संख्या थी, कितनी थी? 14 रियासतें थी। रियासतों की संख्या 14 रियासतें थी। और प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी, रियासतों की संख्या 14 थी। ऐसे क्यों? तो राजस्थानी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 प्रतिनिधि थे, रियासतें 14 थी। एक प्रतिनिधि कहाँ से आया? तो हमने पहले से पढ़ा है। क्यों? क्योंकि एक राजस्थान में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से एक प्रतिनिधि उस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अजमेर और मेरवाड़ा से गया था। तो एक प्रतिनिधि कहाँ से आया था? राजस्थानी रियासतों में एक प्रतिनिधि राजस्थान के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि भाई? एक प्रतिनिधि गया था। एक प्रतिनिधि। अब कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था? केंद्र शासित प्रदेश था। एक प्रतिनिधि गया। कहाँ से गया होगा? तो एक प्रतिनिधि गया होगा अजमेर मेरवाड़ा से। बताओ, राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा से एक प्रतिनिधि कौन गया? तो उसका नाम था, अजमेर मेरवाड़ा से जाने वाले प्रतिनिधि का नाम था, अजमेर मेरवाड़ा से जाने वाले प्रतिनिधि का नाम था, कहाँ जाने वाले? संविधान सभा में जाने वाले, स्कूल नहीं, संविधान सभा में जाने वाले एकमात्र प्रतिनिधि का नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा में गए थे। इस प्रकार राजस्थान में टोटल प्रतिनिधियों की संख्या जो संविधान सभा में गए उनकी संख्या 15, रियासतों की संख्या 14 और राजस्थान के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा और वहां से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में गया। इस प्रकार यानी कि एक प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा था और अजमेर मेरवाड़ा से जाने वाले का नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव था। अब इसको आप फटाफट नोट डाउन करिए, बस 5 मिनट की क्लास और है, इसको आप फटाफट नोट डाउन करिए। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ फैक्ट और है, बस 5 मिनट की क्लास और है। ये आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद करिए इसको बैठ के आराम से। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की कितनी महिला कैंडिडेट संविधान सभा में आई थी? तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी 15। टोटल कितनी थी? 15 थी। इसको अब मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ 15।
ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 15 थी। कितनी थी? 15। महिलाओं की नेतृत्वकर्ता, जो महिलाएं आई थी उसकी जो लीडरशिप करने वाली महिला थी संविधान सभा में, महिलाओं की नेतृत्वकर्ता, उसका नाम था, बताओ क्या नाम था भाई? हंसा मेहता। हंसा मेहता। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, बताओ कौन थी? मुस्लिम महिला। तो इस मुस्लिम महिला का नाम था बेगम अयाज रसूल। क्या नाम था? बेगम अयाज रसूल। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एकमात्र, क्योंकि हैदराबाद का विलय भारत में कितनी कड़ी मशक्कत के बाद हुआ था, सैनिक कार्रवाई के आधार पर हुआ था, वो हम क्लास में हर बार जिक्र करते हैं। तो हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जो या जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब इसके साथ साथ और मान लीजिएगा, या हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रियासत थी? हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। फिर ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखने वाली बात है, मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना व महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा संविधान सभा के प्रथम वक्ता यानी कि स्पीकर कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, इसके बारे में आप क्या जानते हैं?
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इनकी याद में हम प्रतिदिन कौन सा दिवस मनाते हैं? जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं। ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रथम वक्ता, प्रथम स्पीकर थे वो। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी कि वक्ता अध्यक्ष हो गए, स्पीकर हो गए। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ये एच.सी. मुखर्जी थे, वो प्रांतों से थे, यानी कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। एच.सी. मुखर्जी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? प्रांतों का। और एक अध्यक्ष तो थे, एक उपाध्यक्ष तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णामाचारी। कहाँ पढ़ा था हमने टी.टी. कृष्णामाचारी के बारे में? क्योंकि टी.टी. कृष्णामाचारी वही हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? जयपुर से। टी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका? देशी रियासतों का, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व टी.टी. कृष्णामाचारी कर रहे थे। अब ध्यान रखिएगा, मूल रूप से संविधान में, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन किया। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम 395 अनुच्छेद के बारे में, 22 भाग के बारे में और 8 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप इसको लिखिए और जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है और जो आज की क्लास है, जो कल की क्लास थी, उसको अच्छे से याद करिए। और नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी वो रहेगी अनुच्छेद के बारे में और भाग के बारे में। ये हमारे संविधान सभा का टॉपिक था, वो पूरा हो गया। ये आप 9th, 10th और 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हर टॉपिक या हर बुक में संविधान सभा या संविधान से संबंधित फैक्ट आपको मिलते हैं, या उसके संबंधित कुछ पार्ट या उससे संबंधित कुछ टॉपिक जरूर मिल जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करिए, घर बैठ के आराम से तैयारी करिए। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 10 सेकंड का इसमें समय देता हूँ।